अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The number of species of living things on earth currently exceeds a million। कह रहे बच्चों कि लिविंग थिंग्स की जो स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जितनी भी जो अर्थ पे पाई जाती हैं, वो करंटली 1 मिलियन से ज्यादा हैं। ठीक है, उसको एक्सीड कर रही हैं। ईच स्पीशी हैज इट्स ऑन मैनर ऑफ लिविंग एंड वर्किंग। कह रहे बच्चों, हर स्पीशी का अपना एक लिविंग और वर्किंग मैनर है। सम स्पीशीज अपीयर टू बी हाईली सिमिलर टू वन अनदर whereas others do not। कह रहे कुछ स्पीशीज क्या होती हैं कि वो एक दूसरे से सिमिलर हैं जबकि बाकी नहीं है। इन मैनी वेज अ हॉर्स एंड अ ज़ीब्रा आर सिमिलर, both of them however have some traits not present in the other। कह रहा है जो हॉर्स और ज़ेब्रा हैं वो बहुत सारे वेज में एक दूसरे से सिमिलर हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे में इनके नहीं प्रेजेंट। ठीक है, जो यानी अगर ज़ेब्रा में है तो वो हॉर्स में नहीं है, अगर हॉर्स में तो ज़ेब्रा में नहीं है। Through the process of progressive transformation, all of the species alive today evolved from earlier ones। कह रहे बच्चों कि प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू कि जितने भी स्पीशीज आज अलाइव हैं वो इवॉल्व हुई हैं अर्लियर वन से। वन डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन इज अ चेंज दैट अकर्स टू लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। कह रहा है बच्चों, एवोल्यूशन की जो एक डेफिनेशन है वो ये है, चेंज टू दैट अकर्स इन लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। कह रहा है लिविंग थिंग्स में जो चेंज होता है ओवर टाइम के थोड़े अरसे में, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज वेरिएशन। की वेरिएशन क्या है। द टर्म वेरिएशन refers to the differences in traits displayed by member of the same species। कह रहा है बच्चों, वेरिएशन क्या मतलब है कि ट्रेड्स में जो डिफरेंस होता है, ट्रेड्स क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, कह रहा है जो डिफरेंस होता है बाय द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। कह रहे हैं अगर एक स्पीशी है उसके जो मेंबर्स हैं और हर मेंबर में जो एक ट्रेट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस होता है ट्रेट का बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, इसको हम कहते हैं ये वेरिएशन है। फॉर इंस्टेंस, although all domestic cats are member of the same species, they differ greatly in terms of size, coat color, eye color, hair length and other characteristics। कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है जितनी भी डोमेस्टिक कैट्स हैं ये सारी बेशक एक ही स्पीशी से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ये सब डिफर करती हैं आपस में। इनका साइज डिफरेंट होता है, इनका कोट कलर डिफरेंट होता है, कोई ब्लैक होती है, कोई ब्राउन होती है, डिफरेंट। ठीक है, वाइट। इनका आई कलर डिफरेंस होता है, हेयर लेंथ डिफरेंट होती है, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ रही है इनकी डिफर कर रही होती हैं। वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म as it helps in increasing their chances of survival of the particular organism। कह रहे बच्चों, ये जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, कह रहा है ये बेनिफिशियल भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, किसी खास ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। These are desirable variations as it helps them to be more advanced and immune। कह रहा है बच्चों ये डिजायरेबल वेरिएशंस होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं टू बी मोर एडवांस एंड इम्यून। वेरिएशंस कैन समटाइम लीड टू अ जेनेटिक डिफेक्ट, hence becoming a harmful and an undesirable variation। कह रहे बच्चों, जहाँ पे वेरिएशंस हेल्पफुल हैं तो क्योंकि वो सर्वाइवल का जो चांस है उसको इंक्रीज करती हैं, वहां पे सम टाइम वेरिएशन जो होती है, जो चेंज आता है, जो डिफरेंस आता है, वो एक जेनेटिक डिफेक्ट भी सम टाइम हो सकता है जिसकी वजह से जो हार्मफुल होता है। ठीक है, और वो क्या, उसका हम क्या कहेंगे, ये एक अनडिजायरेबल वेरिएशन। ठीक है, ऐसी वेरिएशन है जो हम चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी आ गया। ठीक है,
ये देखिए बच्चों, फिगर आपको नजर आ रही होगी नीचे, फिगर 10.1, वेरिएशन इन डोमेस्टिक कैट्स। अब ये जो भी कैट्स हैं ये सारी एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ये देखें इनका, आप देखें वेरिएशन आप देख सकते हैं, इन सबका साइज आपस में डिफरेंट है, इन सबका जो कोट कलर है वो डिफरेंट है, ठीक है, जो बॉडी कलर हम जिसको कहते हैं डिफरेंट है, इनका आई कलर डिफरेंट है, ठीक है, तो इन सब में जो है वेरिएशन है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द meiotic process. Meiosis along with other factors serve as the main source of variation. कह रहे बच्चों, अब ऑलरेडी मियाटिक प्रोसेस कहते हैं, मियासिस से अवेयर हैं, हमने पढ़ा था ना टाइप ऑफ डिवीजन में, सेल डिवीजन में, माइटोसिस में, मियासिस। कह रहा आप मियासिस से ऑलरेडी अवेयर हैं। मियासिस क्या होती है कि अलोंग विद अदर फैक्टर्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। कह रहा है बाकी फैक्टर्स के साथ साथ जो मियासिस है ये मेन सोर्स है वेरिएशन का, ठीक है। क्यों मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन है? हमने पढ़ा था बच्चों, जब मियासिस होती है उसमें, जब हमने मियासिस का प्रोसेस पढ़ा था उसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे वेरिएशन आती है, ठीक है। तो कह रहा है जो मियासिस है ये मेन सोर्स है वेरिएशन का, इसकी वजह से वेरिएशन आती है। दे आर एज फॉलोज, genetic recombination results from crossing over during gamete development। कह रहा है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी न्यू कम्बिनेशन रिजल्ट्स यानी आता है हमारे पास कहां से? क्रॉसिंग ओवर से ड्यूरिंग गैमीट डेवलपमेंट। डिफरेंट क्रोमोसोम कम्बिनेशंस इन गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट कलेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। उसके अलावा डिफरेंट क्रोमोसोम कम्बिनेशंस भी होते हैं गैमीट्स में। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच वन ऑफ द काउंटलेस स्पर्म्स फ्यूजेस विद एन एग। उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक काउंटलेस, यानी हम काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक फ्यूज करता है एग के साथ। अब म्यूटेशन इन द गैमीट फॉर्मिंग जर्म सेल्स, उसके अलावा कोई म्यूटेशन आ गया है गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में। जीन फ्लो आर द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज टू अनदर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कह रहा है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो अर्थ है हमारी ये 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, पुरानी है। न्यू लाइफ फॉर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ये जो न्यू लाइफ फॉर्म्स है जो प्रेजेंट हैं ये सारी डेवलप हुई हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म से। ऑल करंट लिविंग थिंग्स डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर वंस। कह रहा है जितने भी करंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है जो पाए जा रहे हैं वो सारे डेवलप हुए हैं अर्लियर वन वाले से, यानी शुरू वाले ऑर्गेनिजम्स में से। एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल अल्टरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन or species traits over time in response to the environmental conditions। कह रहे बच्चों जो एवोल्यूशन है ये एक ग्रेजुअल अल्टरेशन यानी चेंज होता है ऑफ अ पॉपुलेशन स्पीशीज ट्रेट ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशन। कह रहे किसी भी पॉपुलेशन या स्पीशी के ट्रेड्स में जो एक चेंज आता है किस वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एक खास टाइम में, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस कैन ऑलवेज बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं ये हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकती हैं। हाउ वेरिएशन प्रोमोट एवोल्यूशन। कह रहा है बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे क्वेश्चन दिया कि जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस हैं, ये कैसे एवोल्यूशन को प्रमोट करती है। सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन may have an advantage over other members as a result of population variation। कह रहा है एक ही पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स को कोई एडवांटेज, कोई फायदा हो सकता है बाकी मेंबर्स के ऊपर, किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। देखिए अगर वेरिएशन है तो हर जो इंडिविजुअल है, हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो हो सकता है कि एक के पास जो इंडिविजुअल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, फायदेमंद है एज कम्पेयर टू जो दूसरे के पास है। तो कह रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स को वेरिएशन की वजह से एडवांटेज भी होता है। दीज इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू हैव मोर प्रोजनी। कह रहा है ऐसे इंडिविजुअल्स के पास चांस होता है कि इनकी प्रोजनी ज्यादा हो, ठीक है, यानी ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। Consequently, the population will gradually see more instances of that specific variant। कह रहे consequently क्या होगा कि हम पॉपुलेशन में वो जो स्पेसिफिक वेरिएंट है जो जिसको एडवांटेज है
उसके हमें ज्यादा मेंबर्स नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो बाकी हैं उनको कोई डिसएडवांटेज है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर इसको कोई एडवांटेज है, कोई ऐसा इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको सर्वाइवल में हेल्प कर रही है, तो ये ज्यादा सर्वाइव करेगा, इसकी प्रोजेनी ज्यादा होगी, यानी इसकी ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे। तो कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली जो बाकी पॉपुलेशन है अगर उनको कोई डिसएडवांटेज है वेरिएशन की वजह से, तो वो सर्वाइवल उनका चांस कम होगा, तो उनकी प्रोजेनी अल्टीमेटली कम होगी। तो अब कह रहा है कि ऐसी जो पॉपुलेशन जिसको कोई बेनिफिट हो तो उसको पॉपुलेशन में जो वेरिएंट्स है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, विद दीज वेरिएशंस दे विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड प्रोक्रिएटिंग। कह रहा है ऐसी वेरिएशंस के साथ उनके पास एक ज्यादा बेटर चांस होता है सर्वाइव करने का, प्रोक्रिएट का। दैट्स एवोल्यूशन। कह रहा है यही एवोल्यूशन है। an inherited trait or group of traits that increases an algorithm chance of survival in specific environmental conditions is known as adaptation। ये बच्चे टर्म आगे अडेप्टेशन की पता होना चाहिए आपको, डेफिनेशन समझ लें। कह रहे इनहेरिटेड, इनहेरिटेड हमारे पास वो होता है जो हमारे पास इनहेरिट होकर आया है हमारे पेरेंट से। कह रहे कोई भी इनहेरिटेड ट्रेड, ट्रेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, कह रहे कोई एक ट्रेड या ग्रुप ऑफ ट्रेड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो हमारे पास इनहेरिट हुए हों और जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को चांस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, उसका हम कहते हैं ये क्या है, अडॉप्टेशन। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन विल compete with one another for resources। कह रहा है एक स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज कौन से? फूड के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है, only the healthiest, fittest and strongest will survive and reproduce। कह रहा है बच्चों एक स्पीशी के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपस में compete करते हैं किस चीज के लिए? रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? यानी वो फूड के लिए भी compete करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, शेल्टर के लिए करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। तो कह रहा है कि अब जब वो compete करेंगे तो उनमें जो सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट होगा, जो फिटेस्ट होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा, यानी वो बच जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। बाकी जो होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इफ फूड और वाटर इज इन लिटिल सप्लाई देयर इज लिटिल रूम फॉर शेयरिंग एंड देयर आरंट मेनी अवेलेबल पार्टनर्स। कह रहा है अगर फूड और वाटर की सप्लाई थोड़ी है, अगर वो थोड़ी अमाउंट में अवेलेबल है, तो वहां पे थोड़ा रूम होता है शेयरिंग के लिए, वहां पे शेयरिंग नहीं होगा, वहां पे कंपटीशन नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection is the process through which organisms who possess traits that are helpful for reproduction in a certain environment produce more children in the following generation। बच्चों नाम से जाहिर है नेचुरल सिलेक्शन के नेचर सेलेक्ट करिए। ठीक है, अच्छा अब यह है कि देखिए अब वेरिएशन है तो हर ऑर्गेनिज्म के पास, हर इंडिविजुअल के पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब जो नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो क्या होता है, फिटेस्ट होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो वही सर्वाइव करता है, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है नेचुरल सिलेक्ट, और वो इसी की जो ऑर्गेनिजम्स के होंगे प्रोड्यूस होंगे, बाकी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो आएंगी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन आएंगी नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि नेचर भी सेलेक्ट करती है। तो नेचर सिलेक्शन क्या कह रहा है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जिनके पास वो ट्रेट्स होते हैं, जिनके पास ट्रेट्स होते हैं एयर प्रोडक्शन के लिए इन सर्टेन एनवायरनमेंट में, कह रहा है कि वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली एक्सपेंड द पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी। कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेजुअली यानी आस्ता आस्ता वो एक्सपेंड कर जाते हैं पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी में। ठीक है, वैरायटी में ज्यादा उन्हीं वही वेरिएंट होगा। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, क्या है ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस कर है, अवर प्रोडक्शन। ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर वेरी फर्टाइल so that their productions could grow quickly to produce large number of offspring। कह रहा है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, so that their populations could grow, वो उनकी पॉपुलेशंस ग्रो कर सकती हैं, to produce large number of offspring। नेक्स्ट है कंपटीशन। We can observe that population sizes do not rise to a very high level even after our production। कह रहा है हम ऑब्जर्व करते हैं कि पॉपुलेशन के साइज बहुत ज्यादा हाई लेवल तक नहीं जाती our प्रोडक्शन के बावजूद। द नंबर्स लार्जली स्टे कांस्टेंट, ज्यादातर जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज बिकॉज फूड सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज आर स्केर्स। कह रहा है ये किस वजह से होता है, कहता है कि जो फूड सप्लाई है
और जब बाकी रिसोर्सेज है वो हमारे पास स्केर्स हैं, वो कम है। एज अ रिजल्ट देयर इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड फूड, जिसकी वजह से कंपटीशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए। वेरिएशंस, नो टू ऑर्गेनिजम्स आर सेम, कह रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म सेम नहीं हो सकते। दे विल नॉट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एज अदर्स, उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर्वाइव करने के लिए, ना रिप्रोड्यूस करने के लिए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज हेरिटेबल, such qualities are inherited from parents through the genes of the offspring. Next is natural selection. Only those organisms who live and reproduce can give rise to the next generation, and only those organisms with a desirable variation will live till reproductive age. The population, कह रहे हैं बच्चों कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास डिजायरेबल ट्रेड्स हैं वही सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे। Population will have more advantageous genetic variation and fewer harmful ones after many generations. कह रहे एक पॉपुलेशन के अंदर जो एडवांटेजियस वेरिएशन है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हार्मफुल वन। नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियली एन एलिमिनेशन प्रोसेस, कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन को एक एलिमिनेशन प्रोसेस है कि जिसमें वो जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है, बाकी सारे एलिमिनेट होते जाते हैं। ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव। After a 5-year voyage around the world in the ship HMS Bengal, Charles Darwin put forth the theory of natural selection in 1838. बच्चों, ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये किसने प्रपोज की थी? ये की थी चार्ल्स डार्विन ने, जब उसने एक 5 ईयर ट्रिप किया अराउंड द वर्ल्ड एक शिप में HMS बेगल जिसका नाम था, ठीक है। जब उसने एक 5 ईयर ट्रिप किया वर्ल्ड के अराउंड, उसके बाद उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी 1838 में। In 1859 he released a book titled On the Origin of Species by Natural Selection recording his observation. 1859 में उसने एक बुक रिलीज की जिसका टाइटल था On the Origin of Species by Natural Selection recording his observation, जिसमें उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को क्या बताया। Charles Darwin was able to create his theory of natural selection when he visited the गैलापागोस आइलैंड्स। कह रहे हैं बच्चों कि चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी क्रिएट करने में कामयाब हुआ जब उसने विजिट किया, कौन से आइलैंड्स को विजिट किया? गैलापागोस। ही फाउंड अ नंबर ऑफ फिंच स्पीशीज दैट वेरिड फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड। कह रहे बच्चों उसने एक नंबर ऑफ फिंच स्पीशीज को देखा जो आइलैंड टू आइलैंड वेरी कर रही थी कि एक इस आइलैंड में जो फिंच स्पीशी है वो डिफरेंट है, जो उसमें है वो डिफरेंट है। He noticed that the form of the birds' beaks varied depending on the kind of food they ate. उसने नोट किया कि जो बर्ड्स की बीक्स होती हैं वो वेरी कर रही हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड, के उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जिस टाइप का वो फूड खा रही हैं। डार्विन बिलीव्ड दैट द प्रोसेसेस ऑफ स्पीशिएशन एंड अडैप्टेशन वर लिंक्ड। डार्विन बिलीव करता था कि जो स्पीशिएशन का प्रोसेस है और जो अडैप्टेशन का प्रोसेस है ये आपस में लिंक्ड है। The overall accumulation of adaptations in different environments, isolated from the original environment by geographic barriers, would lead to the formation of a new species from an ancestral form. The two groups could differ sufficiently over many generations to be classified as two different species. Darwin identified three basic patterns in biological diversity. डार्विन ने बच्चों तीन बेसिक जो पैटर्न्स थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी लाइफ की डाइवर्सिटी में वो ऑब्जर्व किए। कौन कौन से? ग्लोबल, लोकल एंड वेरिएशन ओवर टाइम इन स्पीशीज। ये नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, फिगर दी हुई है हमारे पास, फिगर 10.2, डार्विन्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ फिंचीज एट गैलापागोस आइलैंड्स। बच्चों डिफरेंट आइलैंड्स पे जब उसने ऑब्जर्व किया फिंचीज को तो उन सब की जो बीक्स थी वो डिफरेंट थी, ठीक है, वेरिएशन थी। यानी ये आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड पे देखें वेजिटेरियन ट्री फिंच, इसकी बीक देखें। नेक्स्ट देखें इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, वुड पैकर फिंच देखें, फिर देखें ग्राउंड फिंच देखें, फिर कैक्टस ग्राउंड फिश देखें, एंड लास्ट में कोकोस फिंच एंड वार्बलर फिंच देखें। इन सब में आप देखें कि जो बीक्स हैं इन सब फिंचेस की वो डिफरेंट, ठीक है,
और कह रहा है कि इन सारे फिंचेस की जो इंसेस्टर है वो एक ही था, ठीक है। उससे आगे ये क्या आई है, एवोल्यूशन आई है, वेरिएशन आई है, ठीक है। और ये डिफरेंट क्योंकि अब ये इन्वायरमेंट में डिफरेंट आइलैंड पे रह रहे हैं, डिफरेंट फूड ईट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। Natural selection causes population-wide changes in gene frequencies over time. As a result, individuals with more advantageous traits will be more prevalent in the population and individuals with less advantageous traits will be less prevalent. कह रहे हैं बच्चों, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या करता है, पॉपुलेशन वाइड चेंजेस करता है जीन फ्रीक्वेंसीज में ओवर टाइम, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास ज्यादा एडवांटेजियस ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो प्रिवेलेंट होता है, यानी वो ज्यादा नजर आता है पॉपुलेशन में। जबकि ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास कम एडवांटेजियस ट्रेट्स होते हैं तो वो लेस प्रिवेलेंट होता है। इन ब्रिटेन द इंडस्ट्रियल mechanism of the peppered moth Biston betuliaria is a strong indicator of natural selection. ब्रिटेन में बच्चों ये जो मोथ है, इसकी एग्जांपल ये कह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है नेचुरल सिलेक्शन का। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एनालाइजिंग अ केस स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड सिलेक्शन। अच्छा बच्चों, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है ना मोथ वाली, अब उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। कह रहा है कि हम एक केस स्टडी को एनालाइज करने लगे हैं वेरिएशन की और सिलेक्शन की। द फेस changes in the environment can bring about changes in the population by natural selection is supported by evidence। कह रहे ये जो फ्रेज है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती हैं वो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस ले आता है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम सपोर्ट करेंगे एविडेंस यानी प्रूफ के साथ। ऑल रिपोर्टेड वेरिएंट of the peppered moth Biston betuliaria in the UK up until 1848 had light colors with dark patches। कह रहे बच्चों कि जितने भी वेरिएंट्स थे यानी वैरायटीज थी ना पीपर्ड मॉथ की, ये मॉथ की, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बिस्टन बिट्यूलेरिया, यूके के अंदर। कह रहा है 1848 तक वो जितने भी इसकी वेरिएंट्स थे ना मौत के, उन सब का जो कलर था वो लाइट था और इनके बीच में डार्क पैचेस थे। अ डार्क कलर्ड मौत वाज डिस्कवर्ड इन 1848। कह रहे सबसे पहले जो एक डार्क कलर वाली मौत थी वो डिस्कवर हुई 1848 में। एंड बाय 1895 dark colored moths made up 95% of the peppered moth population। और फिर क्या हुआ कि 1895 तक जो डार्क कलर वाली मोथ थी पूरी पॉपुलेशन का वो 95% होगी। दिस वैरायटी इज डार्क कलर रिजल्टेड फ्रॉम अ म्यूटेशन। कह रहा है ये वैरायटी का जो डार्क कलर है ये किस वजह से आया था, एक म्यूटेशन की वजह से। द मोथ्स फ्लाई एट नाइट एंड रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक्स थ्रू आउट द डे। कह रहा है बच्चों ये जो मोथ्स होती हैं ये रात को फ्लाई करती हैं और पूरा दिन जो होता है वो ट्री जो ट्रंक होता है वहां पे रेस्ट करती हैं दिन को। द लाइट कलर्ड लाइकन्स growing on the tree trunks blended in with the color of the light colored moth giving it excellent concealment from predator birds। कह रहा है बच्चों जो लाइट कलर वाले लाइकन्स थे जो ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करते थे वो ब्लेंड मिक्स हो जाते थे लाइट कलर वाले मोथ के साथ, तो इसकी वजह से वो जो मोथ्स है उनको एक एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देते थे प्रीडेटर से, प्रीडेटर बर्ड से। एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस, कहता है जो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस हुई जो स्टार्ट हुई, जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन फ्रॉम कोल बर्निंग drove out lichens that were growing on trees in industrial locations exposing the darker bark। कह रहे बच्चों के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोग्रेस की तरक्की की, ठीक है, जो जो इंडस्ट्री ज्यादा लगना स्टार्ट हुई, तो कह रहे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो पोल्यूशन थी जो हमारे पास आ रही थी कोल के बर्निंग से, ठीक है। कह रहा है उसने क्या किया कि जो लाइकस जो ट्रीज के ऊपर ग्रो कर रहे थे उनको खत्म कर दिया। एक्सपोजिंग द डार्क बार्क, जो और जो नीचे जो बार्क जिसको उसने कवर किया था उसको उसने एक्सपोज कर दिया। The predator birds can now easily locate and consume the light colored moths that are resting on dark colored trunks। अब कह रहे हैं कि जो predator birds थे, ठीक है, जो उन मोथ्स का शिकार करते थे बर्ड्स, वो अब इजीली उन मोथ्स को देख सकते थे। क्यों? उनके जो पीछे ट्रंक था वो डार्क कलर था, वो लाइट कलर की होती थी तो वो इजीली नजर आ जाती थी। लाइट कलर्ड मोथ्स आर सीन एंड ईटन बाय द बर्ड्स। कह रहा है लाइट कलर मोथ्स जो थे वो सीन देख ले जाती थी और ईटन बाय बर्ड्स व्हेन दे सेटल ऑन द डार्क कलर ट्रंक,
जब वो ट्रंक के ऊपर बैठती थी तो उनको बर्ड्स देख लेते थे और खा लेते थे. द बर्ड्स आर सर्विंग एज स्नूपर्स. The dark color was the adaptive variable that resulted in the selection advantage. अब कह रहा है कि जो डार्क कलर था वो एक अडेप्टिव वेरिएबल था. अब उन्होंने अडॉप्ट किया. ठीक है. 90% of the people moth population in England during the industrial era of pollution was black. कह रहा है बच्चों फिर जो इंडस्ट्रियल ईरा ऑफ इंग्लैंड था उसके दौरान जो 90% मौत थी वो ब्लैक कलर की थी. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द नेम गिवन टू द स्पेसिफिक फिनोमेना. इस प्रोसेस को उन्होंने जो नाम दिया वो दिया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. आफ्टर द 1950s England's industrial pollution was reduced and as a result the specific number of light colored moths also increased. कह रहा है 1950s के बाद जब इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन थी यानी इंडस्ट्री का जो धुआं वगैरह जब पोल्यूशन थी जब वो कम होना स्टार्ट हुआ तो जो नंबर ऑफ लाइट कलर्ड जो मोथ्स है वो दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. ठीक है. ये नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों फिगर दी हुई है हमारे पास. फिगर 10.3 ए में कह रहा है द लाइट एंड डार्क कलर्ड फॉर्म्स ऑफ पीपर्ड मॉथ आर रेस्टिंग ऑन अ लाइकन कवर्ड ट्री. बी में क्या है द लाइट एंड डार्क कलर्ड फॉर्म्स ऑफ पीपर्ड मॉथ आर रेस्टिंग ऑन अ लाइकन फ्री ट्री ट्रंक विच वाज डार्कन्ड बाय इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन. कह रहा है ए वाले में जो अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट था उसमें लाइकन्स भी ग्रो किए थे. ग्रीन वाले लाइकन्स आपको नजर आ रहे हैं उसके बीच में वो लाइट और डार्क कलर वाली मोस्ट की फॉर्म्स थी. ठीक है. वो कवर्ड हुई हुई थी. साथ वाला पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोग्रेस की तो उससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज का एयर पोल्यूशन था उसने जो ट्री ट्रंक्स था उनको डार्क कर दिया. तो ये जो हमारे पास मोस्ट थी वो क्या होगी विजिबल होगी. एनालिसिस 1. अच्छा अब इससे जो हमने एग्जांपल पढ़ी है मोस्ट की इससे हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं. ठीक है. द वेरिएशन चेंज इन bark color is an illustration of variation that is subject to selection by the birds in a changing environment. It demonstrates the truth of evolution. It points out that evolution and natural selection operate on the basis of genetic change within a population. कह रहा है बच्चों इससे एनालिसिस जो निकलता है कि जो वेरिएशन आई के जो चेंज इन बार्क कलर हुआ वो एक वेरिएशन की इलस्ट्रेशन थी which is subjected to selection by the birds. अच्छा जिसको birds ने select किया और अपना कलर क्या कर दिया कि चेंज कर दिया. बाद 90% जो उनकी पॉपुलेशन थी वो ब्लैक कलर की होगी. ठीक है. डार्क कलर की. और जब वो पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हुई तो दोबारा से उन्होंने क्या किया अडॉप्ट किया और उनकी जो लाइट कलर्ड वेरिएशन थी वो उसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. कह रहा है ये एवोल्यूशन को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सप्लेन करता है कि एवोल्यूशन होती है. उसके अलावा ये भी बताता है कि एवोल्यूशन और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो जेनेटिक चेंज के ऊपर बेस करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टॉपिक. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.